accounting of reserves and accumulated profit and losses. The accounting of reserve and accumulated profits and losses. जब हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर जब हम लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो लायबिलिटी साइड के अंदर अगर हमें 4 चीज़ें कोई अवेलेबल मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट है रिजर्व, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड है WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और फोर्थ है IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। अगर लायबिलिटी साइड में ये चारों चीज़ें बेटा हमारा एक तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व कहलाती है। और अगर आपको बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट के अंदर ये आपको कहाँ मिलेंगे? लायबिलिटी साइड के अंदर। ऐसे ही हमने जो लिखा है लॉसेज, तो ये लॉसेज हमको मिलेंगे अगर बैलेंस शीट गिवन है तो असेट्स के अंदर, और 2 ही लॉसेज हैं, P&L एंड सेकेंड इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसे हमने पढ़ा था 11th के अंदर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वही चीज़ है जो हमने 11th में पढ़ा था, और कहाँ शो करते थे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? असेट साइड। ये हमारे लॉसेज हैं, 2 ही है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व कितने हैं हमारे? 4 हैं। तो ये जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, पार्टनर्स ने हर ईयर अपने प्रॉफिट में से, जैसे एग्जांपल फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो 1 लाख में से 20,000 तो पार्टनर्स में इसके अंदर ट्रांसफ़र किया, और बाकी 80,000 पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हर साल टोटल प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि ये रिजर्व बनी रहे, और इससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ साउंड रहती है, मजबूत रहती है। ऐसे ही हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं। अब ये P&L 2 जगह है, तो ये डेबिट कहलाता है बेटा P&L, और ये P&L कहलाता है क्रेडिट। ये प्रॉफिट को शो करता है, और डेबिट वर्ड आ गया तो ये लॉस को शो करता है। ठीक, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर रेशो चेंज हो रही है, इसका सीधा ट्रीटमेंट है बेटा स्टिल कर। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे रिजर्व, P&L, WCR, IFR। हर साल पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट से इसको क्रिएट किया, तो जब रेशो चेंज हो रहे हैं तो उसके ऊपर राइट भी किसका है? पार्टनर्स का। तो ये चारों चीज़ें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फर्म देगी इनको, और जब फर्म देगी तो इन लोगों की कैपिटल बढ़ेगी, और जब भी हम जर्नल बनाएंगे पूरी पार्टनरशिप के अंदर, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट करें। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, वो बनेगी, मैं कंपाउंड एंट्री बना रहा हूँ, रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ये चारों चीज़ें क्या करनी है? आपको डेबिट करनी है। P&L अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशियो कौन सा यूज करना है? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो यूज करना है? ओल्ड रेशियो। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी जर्नल। तो इस एंट्री को बनाने से ये ख़त्म हो गई, और ख़त्म होने के बाद ये खुद ख़त्म हो गए, लेकिन इसकी अमाउंट कहाँ चली गई? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई, उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई। अब बारी आती है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो लॉस 2 ही है, और कल समझाया था कि भाई अगर कोई लॉस हुआ है, पार्टनर उसको कैपिटल से माइनस करना नहीं चाहते तो असेट में हम दिखा देते। तो कोई भी लॉस होगा तो लॉस से पार्टनर की कैपिटल कम हो। तो ये दोनों एंट्री ऐसी है जिससे पार्टनर की कैपिटल कम हो। और जब भी पार्टनर की कैपिटल कम करनी हो तो जर्नल के अंदर
उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे एंट्री जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर P&L में कितनी अमाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में कितनी अमाउंट है, और उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल। और रेशो कौन सा लगाना है हमें, ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो यूज़ करना है, ओल्ड रेशो यूज़ करना है। तो दोनों ही केस में कौन सा रेशो चलना है हमारा, ओल्ड रेशो। अब बेटा टॉपिक है हमारा उसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होती है, शॉर्ट में बोलते हैं WCR। कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और 100-200 लोग वर्कर हमारे यहाँ प्रोडक्शन के काम में इंगेज है। अगर किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे जो हम कंपनसेशन देंगे, उस कंपनसेशन के लिए हम पहले से ही एक रिजर्व बना लें और हर साल इसमें प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें। तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है वर्कर के साथ, तो उसे जो भी हमें कंपनसेशन पे करना है तो उसे हम वर्किंग कैपिटल से पे नहीं करते हैं, उसे हम इस रिजर्व से पे करते हैं। तो ये कहलाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसके बेटा केसेस, तो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है केस नंबर 1 है व्हेन WCR इज गिवन बट देयर इज नो क्लेम। कि जिस डेट को रेशो चेंज हुए उस डेट को हम WCR का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर हमें WCR तो गिवन है बट उसके ऊपर अभी कोई क्लेम नहीं है। तो जो WCR है वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सा रेशो यूज़ करोगे, ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो यूज़ करोगे, ओल्ड रेशो। तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा है व्हेन WCR एंड क्लेम ऑन WCR इज इक्वल। कि WCR दिया हुआ है, एग्जाम्पल कि WCR दिया हुआ है हमें 60,000 और क्लेम WCR के ऊपर क्लेम भी उसी के इक्वल है, बराबर है। जितने का WCR है उतने का ही उसके ऊपर क्लेम है। तो भाई WCR में 60,000 है, उसके ऊपर क्लेम भी 60,000 है, तो ये पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा, क्लेम के अंदर, पार्टनर्स को नहीं बचेगा। तो जनरल बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट नहीं बचा। तो कोई भी केस हम चले WCR डेबिट, तो WCR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। थर्ड केस आता है व्हेन WCR इज मोर देन इट्स क्लेम। तो यहाँ क्लेम भी गिवन है, WCR भी गिवन है, बट WCR की अमाउंट ज़्यादा है उसके क्लेम से। जैसे एग्जांपल WCR में अमाउंट है 60,000 और उसके ऊपर क्लेम है 20,000। तो 60,000 में 20,000 तो क्लेम में जाएगा, बचा हुआ 40,000 पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या जनरल बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR, जितने का क्लेम था, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो WCR में से क्लेम को देने के बाद जो बचा वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका एक लास्ट केस और है कि व्हेन WCR इज मोर देन इट्स क्लेम। कि WCR के अंदर जो अमाउंट है क्लेम उससे ज़्यादा का हो गया। जैसे एग्जांपल WCR में है 60,000 और क्लेम हो गया 70,000, तो 10,000 रुपये की शॉर्टेज हो गई।
तो पार्टनर्स को तो कुछ मिलना ही नहीं है, बल्कि 10,000 की कमी हो गई। तो ये 10,000 की कमी हम किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस हो रहा है हमें 10,000 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो जनरल बनेगी WCR अकाउंट डेबिट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि क्लेम ज़्यादा है, लॉस के लिए आया। रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम ऑन WCR, तो WCR में 60,000, क्लेम में 70,000, कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। 10,000 का लॉस ट्रांसफ़र हो गया किसमें? रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शॉर्ट में बोलते हैं हम IFR। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है कि जब हम अपनी फर्म का सरप्लस अमाउंट कहीं आउटसाइड इन्वेस्ट करते हैं, तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमें कभी लॉस नहीं होता, जैसे हमने FD करा दी, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो कभी लॉस नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, तो शेयर मार्केट के अंदर जो है हमारे इन्वेस्टमेंट की, हमारे खरीदे हुए शेयर, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू अप डाउन होती है। तो कभी इन्वेस्टमेंट पे हमें फ़ायदा भी हो सकता है, कभी इन्वेस्टमेंट पे हमें लॉस भी हो सकता है। तो अगर हम इस टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ लॉसेस की भी जो है संभावना रहती है, लॉसेस भी पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस केस में हम एक फंड रिजर्व बना लेते हैं जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हर साल प्रॉफिट में से अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, इसलिए बनाई गई है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर कोई लॉस हो, अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को हम यहाँ से पूरा करेंगे। उसके लिए हमने इस रिजर्व को बना के रखा। तो किसके लिए? इन्वेस्टमेंट्स पे होने वाले लॉसेस के लिए। अब जैसे केस नंबर 1 है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर हम शो करते हैं। मान लो बैलेंस शीट में हमने इन्वेस्टमेंट शो कर रखे हैं 80,000, ये बुक वैल्यू है, और आज उनकी मार्केट वैल्यू भी 80,000 है, तो हमें कोई लॉस नहीं। और जिस टाइम रेशो चेंज हो रहे हैं तो इस IFR को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। तो जनरल एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो? ओल्ड रेशो। तो पूरा रिजर्व किसको दे दिया? पार्टनर्स को। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IFR, कि हमें इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ और जो लॉस हुआ वो IFR के अंदर जो अमाउंट है उससे कम लॉस हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, हमने जो इन्वेस्टमेंट किए, आज हमारी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू उसकी 80,000 है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 है। अगर हम बेचने जाए मार्केट में तो 70,000 मिलेंगे, पर हमारी बैलेंस शीट दिखा रही है कि भाई 80, और हमने IFR भी बना रखा है, उसमें 40,000 है। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितना हो रहा है? 10,000 का, क्योंकि मार्केट वैल्यू 80 है, सॉरी बुक वैल्यू 80 है मार्केट, तो 10,000 का लॉस है। इस 10,000 के लॉस को हम कहाँ से पूरा करेंगे? IFR से पूरा करेंगे। तो अब जनरल एंट्री क्या बनेगी? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो ये टू इन्वेस्टमेंट लॉस के लिए, और टू पार्टनर कि उस लॉस को पूरा करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचती है तो वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो IFR के अंदर IFR की अमाउंट लिख दी। इन्वेस्टमेंट में जो लॉस है, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, 10,000, तो 40 में से 10 तो लॉस में गए, रिमेनिंग बचे 30,000, ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। और यहाँ भी हम कौन सा रेशो लगाएंगे? ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो यूज करेंगे? ओल्ड रेशो। बेटा लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR, कि हमें जितना लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पर उतना ही अमाउंट हमारे IFR में।
ठीक है, जैसे एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 80,000, आज मार्केट वैल्यू है उनकी 10,000, 10,000 का लॉस है। और IFR में भी कितने हमारे पास है 10,000। तो ये 10,000 जो IFR में है 10,000 का लॉस हुआ, वो लॉस में कंपनसेट हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्ट। पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर्स के लिए अमाउंट नहीं है, 10,000। इसके बाद लास्ट केस है कि लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, कि इन्वेस्टमेंट पे जो हमें लॉस हुआ वो लॉस की अमाउंट जो है IFR के अंदर जो अमाउंट है उससे ज़्यादा। उसका मतलब IFR में जो अमाउंट है लॉस उससे ज़्यादा हो गया। जैसे इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 80,000 बैलेंस शीट में, आज मार्केट वैल्यू 60,000 है, 20,000 का लॉस हुआ और IFR में सिर्फ कितने 10,000। तो लॉस हमें 20,000 का है लेकिन हमारे रिजर्व में 10,000 है। अब 10,000 की जो डेफिशिएंसी आएगी, कमी आएगी, उसे हम पूरा किससे करेंगे, रिवैल्यूएशन। लॉस है तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो IFR में कितना गया 10,000 जो है, इन्वेस्टमेंट में कितना गया लॉस 20,000, और 10,000 का लॉस कहाँ आ गया, रिवैल्यूएशन। तो ये बेटा तुम्हारा IFR का टॉपिक खत्म। अब ये तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद पढ़ेंगे नया टॉपिक।